नमस्कार, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज प्रवक्ता स्तर का जो पेपर हुआ था, पीजीटी का जो पेपर हुआ था, खास करके हिंदी पर बातचीत करूंगा। तो पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था, इस पेपर में कितने प्रश्न हैं जिनको विवादित मानकर हटाया जा सकता है। इस पर मैंने छात्रों की राय ली, अध्यापकों की राय ली और खुद पुस्तकों में सारे प्रश्नों को देखा और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि एक वीडियो बनाकर आप तक प्रेषित करूं। तो चलिए एक एक प्रश्न पर खूब अच्छे से बातचीत करेंगे और देखते हैं कि कितने प्रश्न बन सकते हैं जो हटाए जाने वाले हैं। दूसरी खास बात यह है कि एक लंबी बहस का दौर चल रहा है। ज़्यादातर छात्र स्वयं को कह रहे हैं मेरा 122 सही, 121 सही है, 120 सही है। इस पर भी बातचीत होगी कि क्या ये वास्तव में सही है और कितने लोग ऐसे हैं जो 120 और 119, 122, 123 किए हुए हैं। ठीक है, ये पूरी योजना क्या होगी, किस तरह की मेरिट बन सकती है और जो भारांक होंगे वो किस तरह के रोल अदा करेंगे इस प्रवक्ता स्तर की परीक्षा को पास करने में। चलिए पहले प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। ये प्रश्न एकदम ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, 20 है। दूसरा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। नील प्रधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजुली का फूल, बे मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर माधुर्य और प्रसाद दोनों सही है, क्योंकि जितनी भी कविताएं होती हैं लगभग सभी कविताओं में प्रसाद गुण अनिवार्य रूप से रहता है और दूसरा गुण इसमें माधुर्य है। तो दोनों उसके उत्तर सही हैं, माधुर्य भी सही है और प्रसाद भी सही है। आप देख सकते हैं कि लगभग जहां पर कविता को ज्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता, सीधा सीधा उसका अर्थ निकल आता है, तो वहां वहां प्रसाद गुण होता है। आसानी से अर्थों का जब हम पान कर लेते हैं तो वहां पर प्रसाद गुण होता है और माधुर्य है ही। तो यहाँ पर दोनों होने के कारण इस प्रश्न को हटाया जा सकता है। आगे लेते हैं प्रश्नों को। काव्य दोष कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं 3 और कुछ लोग दावा कर रहे हैं 10। तो मैं आपको बता दूं कि काव्य दोष कितने हैं, इसके लिए प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि किसके अनुसार काव्य दोष कितने बताए गए हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग काव्य दोष माने हैं। तो इसलिए यह प्रश्न भी गलत है। किसके अनुसार माना गया है, यह पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ रुख अख्तियार करते हैं। तो अभी तक कितने प्रश्न हैं जो विवादित हो गए। 2 प्रश्न अभी तक विवादित हो चुके हैं जिनको हटाया जा सकता है। ठीक है, बाकी इधर तीसरा प्रश्न है, ये विवादित नहीं है। ब्रह्म भाषा का काल एकदम सही है। सदाचार का तवीज, कार्य का तद्भव शुभ सही है। तो 2 प्रश्न अभी तक ऐसे हैं जिनको हटाया जाएगा और आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न जैसे इस पे कुछ लोग अभी बहस कर रहे हैं कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक तनवारी बिलोचन बाढ़े। इसमें करुण रस कुछ लोग लगा रहे हैं, लेकिन इसमें करुण न होकर इसमें श्रृंगार रस ही सही होगा। बहरहाल ये प्रश्न हटाया नहीं जाएगा। इसमें गीतिका छंद में भी कोई दिक्कत नहीं है। शब्द शक्ति के भेद कितने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे प्रश्न सही हैं। और बाकी इधर भी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं, तो यह भी प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें पूछा जाना चाहिए था शब्द भंडार में कि रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, यह पूछा जाना चाहिए था। क्योंकि छात्र कैसे जान पाएगा कि इन्होंने किस आधार पर इस प्रश्न को पूछा है। तो ऐसा लगता है बच्चों के जैसे पेपर बना दिया गया है। शब्द भंडार में अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार हो गए, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं शब्द। तो किस आधार पर इन्होंने पूछा है, यह भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो इस तरीके से ये तीसरा प्रश्न था
जिसको विवाद की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के ही थे। तो यह चौथा प्रश्न है जो कि विवाद की श्रेणी में है और इसके 2 उत्तर दें या तो इस प्रश्न को हटाएं। 4 प्रश्न अभी तक गलत हो चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। काफी प्रश्न और हैं, 1-2 प्रश्न और हैं जिसको हटाया जा सकता है। एक प्रश्न तो ये है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, तो आसपास लगा दिया गया है, इसलिए इस पे विवाद नहीं है, क्योंकि 10वीं 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का जन्म नहीं हुआ था। महादेव वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? इस पे भी थोड़ा सा विचार किया जा सकता है तो ये कहानी, लेकिन यहाँ कहानी ऑप्शन न होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, रेखा चित्र माना जाएगा। बहरहाल अभी तक 4 ही प्रश्नों को हम मान रहे हैं कि जिसमें दिक्कत है। और आगे बढ़ते हैं। अभी इधर इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। और आगे के प्रश्नों में और देखते हैं किसमें और दिक्कत हो सकती है, किसके कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पे हम लगा सकते हैं। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना? तो ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आनंदवर्धन ने। प्रश्न एकदम ठीक है। इससे मिलता जुलता जो प्रश्न है उसको मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी कोई भाषा नहीं, तो हिंदुस्तानी भाषा होती है, और प्रश्न एकदम सही है। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रश्न पर ही विवाद की बात की है। ठीक है, तो बाकी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन रामचंद्र का एकदम सही है, और नई कविता भी एकदम सही है। अलंकारों के कितने भेद हैं, यह भी प्रश्न एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और इधर कोई प्रश्न की गड़बड़ी नहीं है। तो एक प्रश्न और वही है, कौन सा, कि इसमें किसको काव्य का सर्वस्व माना गया है? तो ये 5वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि काव्य का सर्वस्व किसको माना गया है, 5वां प्रश्न। तो 5 प्रश्न अभी तक ऐसे हैं जिनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न इस तरह के हैं कि एकदम विवाद से घिरे हुए हैं और इसमें कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो ये रहा आपका 5वां प्रश्न, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से काव्य का सर्वस्व माना है। सबसे पहले काव्य का सर्वस्व रस माना गया, फिर अलंकार माना गया, अलंकार के बाद रीति माना गया, रीति के बाद ध्वनि माना गया, वक्रोक्ति माना गया, व फिर औचित्य माना गया। लेकिन अभी अगर हम कहें सर्वसम्मति से, तो सर्वसम्मति से जो सर्वस्व माना गया है काव्य का, वो ध्वनि को माना गया है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न जो है यह विवादित है और गलत पूछा गया है। तो आपने ये देखा कि 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत हैं। इन 5 प्रश्नों को जो लोग जोड़कर अपने को 122, 125, 123, 120 बता रहे हैं, इन 5 प्रश्नों को हटा दें। इन 5 प्रश्नों को हटाने के बाद, अब मैं बता रहा हूं कि इन 5 प्रश्नों को हटाने के बाद जो छात्र 115 क्वेश्चन से प्लस हैं, 115 से प्लस हैं, उनका चयन पक्का है। अर्थात उनको इंटरव्यू देने को भी मिलेगा और उनका चयन एकदम 100% से हो रहा है। कितने पर? 115 क्वेश्चन पर। इन प्रश्नों को हटा दें अगर 5 को, तो 115 क्वेश्चन वाले जो लोग हैं सबको नौकरी मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं, अगर इन 5 प्रश्नों को हटा दें तब कितने नंबर पर इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकती है। तब 110 प्रश्न, 110 प्रश्न जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। फिर से समझ लीजिए, उन 5 प्रश्नों को हटाने के बाद 110 प्रश्न ऐसे हैं जिनके सही, उन सबको इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। और इंटरव्यू
में भी किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। आप जानते हैं कि एक प्रश्न जो है लगभग वो 3.5 नंबर का है। एक प्रश्न 3.5 नंबर का है, टोटल इंटरव्यू आपका 50 अंक का है। तो 50 अंक का जो इंटरव्यू है वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर ये फैक्टर काम करता है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इससे बड़ा फैक्टर ये है कि भारांक जो आपको मिलेगा, आपने बीएड किया है तो 5 अंक, आपने एमएड किया है तो आपको 5 अंक, और आपने पीएचडी किया है तो आपको 10 अंक यहाँ पर भारांक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई 115 से कम है, मान लीजिए इन केस 113 क्वेश्चन है और उन्होंने हिंदी से पीएचडी किया है, तो उनको 10 अंक मिल रहा है। लगभग उनको कितने प्रश्नों का फायदा मिला है अगर मैं मानूं तो लगभग 2.5 प्रश्न उनके बढ़ जा रहे हैं। उनके थे कुल मिला के 13 प्रश्न, लेकिन उन्होंने पीएचडी किया है, अब उनके प्रश्न कितने हो गए, 13 2 15 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब अगर उनके 15 प्रश्न हो गए तो वह भी आ गए पूरी फाइट में, जनरल कैंडिडेट जिस तरह से फाइट में है। ठीक है, मान लीजिए कोई बीएड है, बीएड किया है तो उसको कितने अंक मिलेंगे, बीएड करने वाले छात्र को मिलेंगे 5 अंक। 5 अंक का मतलब यह है कि कितने क्वेश्चन उनको बढ़ गए, उनके क्वेश्चन कुल मिला के बढ़ गए 1.5 क्वेश्चन। अब 1.5 क्वेश्चन किसी का बढ़ जा रहा है तो इसका किसी का 114 क्वेश्चन है तो उसका कितना हो जाएगा, 114 वाले का 115 या 116 क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 1.5 से 2 क्वेश्चन उसका अपने आप भारांक की वजह से बढ़ जा रहा है। अब देखिए कितने नंबर आपको पाने होंगे इंटरव्यू में चयन के लिए। चलिए, जो न्यूनतम और अधिकतम का आंकड़ा है 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, 45 से 48 नंबर तक दिया जा सकता है और मिलता है लोगों को। ऐसी अवस्था में जो 40 से 45 नंबर की मार्किंग होती है वह एवरेज मार्किंग होती है, लगभग लोगों को दे दिया जाता है। अगर ऐसी अवस्था में लगभग आप 45 नंबर इधर पाते हैं और 115 क्वेश्चन के करीब में आप रहते हैं उधर, तो 115 क्वेश्चन ये और ये 45, अगर ये स्थिति आपकी बनती है भारांक वगैरह जोड़ के, 115 क्वेश्चन मान लीजिए आपके बन रहे हैं और 100 यहाँ 45 है तो आपका चयन हो जाएगा। 113 क्वेश्चन है, 10 अंक का भारांक है, 45 नंबर इंटरव्यू में मिल रहा है, तब भी आपका चयन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का चयन होना है। और ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने बताई ये हमने जनरल कैंडिडेट को ध्यान में रखकर बताई है। अब बात आती है ओबीसी की। ओबीसी के लिए क्या स्थिति रह सकती। इन 5 प्रश्नों को हटाने के बाद कोई भी ओबीसी कैंडिडेट 115 क्वेश्चन किया है, अर्थात जनरल कैंडिडेट के बराबर ही फाइट रहेगी। और ये संभावना है कि जो पीजीटी हिंदी की मेरिट जा सकती है वो 116 अथवा 117 भी जा सकती है ओबीसी कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा मेरिट जाएगी ओबीसी कैंडिडेट की, या आप नोट करके रख लें, उनको कोई भी रियायत मिलने वाली नहीं है। चलिए, तीसरे चरण में हम देखते हैं एससी और एसटी। तो एससी और एसटी की मेरिट भी लगभग बराबर ही रहेगी, एक प्रश्न का अंतर हो सकता है। तो एससी एसटी की जो मेरिट रह सकती है वह 105 क्वेश्चन रह सकती है। तो 105 क्वेश्चन रह सकती है एससी और एसटी की मेरिट। आपको कम से कम इतना क्वेश्चन तो लाना ही पड़ेगा। अब बाकी आपको जितना भी नंबर मिले या भारांक मिले वो अलग की बात है। तो ये तो रहा ये पूरा। अब इसमें यह है कि कितने छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप जानते हैं कि 97 सीटें जनरल की हैं, लगभग 178 सीटें टोटल हैं। 178 सीटें हैं, लगभग इनके 4 गुने लोग बुलाए जाएंगे। अब 4 गुना लोग बुलाए जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को भी बुलाया जाएगा जिनके अंक समान होंगे। मान लीजिए 119 नंबर अगर मेरिट जाती है, 119 क्वेश्चन मेरिट जाती है, तो 119 क्वेश्चन पर जितने भी छात्र हैं सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी अवस्था में 178 के एवज में लगभग 800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पीजीटी हिंदी के लिए लगभग 800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अब देखिए किस में किसका चयन होता है। तो मित्रों, शुभकामना है आप सबको कि आप सब सफल हों। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ऑनलाइन माध्यम। जी हाँ, ऑनलाइन माध्यम से टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो
88, 53, 57, 51, 90 पर मुझे लिख के भेज दीजिए TGT हिंदी, और मैं आपको अपने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जोड़ लूंगा, और उसके बाद आप 15-16 फ्री कक्षाएं हैं उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तब आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, पूरा नोट्स दिया जाएगा और पूरी क्लास दी जाएगी। जो लोग बहुत अच्छा जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो कुछ नहीं जानते हैं उनको बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये एक सूचना है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी विषयों के लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वह भी इसी तरह से मैसेज भेज सकते हैं इसी नंबर पर, और उनको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो मित्रों ये है सूचना, और ये पूरा मंथन जो मैंने किया था वो उसका सार था। अब आपका व्यू क्या कहता है और आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए कि मेरिट क्या जा सकती है, पूरी योजना क्या हो सकती है वो बताइए। साथ ही साथ छात्राओं की अगर मेरिट की बात करें तो लड़कियों की जो मेरिट है वो इनकेस थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। कारण यह है कि जो बालिका वर्ग है उसमें शायद सीटें कम हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है। बहरहाल पुरुष और महिला दोनों की मेरिट जो होगी लगभग समान होगी, उसमें बहुत खास अंतर आने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन कम या एक क्वेश्चन ज्यादा, बस इसमें और कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि मेरिट कितनी जा सकती है, और यह भी बताइएगा कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हटाया जा सकता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।